उनके बयान आए और बहस ना छिड़े, तू मैं ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो बीजेपी के कैलाश हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम का जिक्र कर रहा हूं। जी हां, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने एक ट्वीट क्या दिया, समझिए भूचाल आ गया। भूचाल ऐसा कि उन्होंने कहा कि अब अनुच्छेद 30 बदल दिया जाना चाहिए। संविधान में बदल करो, मदरसे बंद करो। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। देश की बहुसंख्यक आबादी का सवाल है कि आखिर क्यों देश में धर्म के नाम पर नागरिकों से भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि अल्पसंख्यकों को आजादी के 70 साल से ज्यादा होने के बाद भी विशेषाधिकार मिले हुए हैं। आखिर क्यों अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के हिसाब से संविधान में छूट दी गई है। सवाल बड़ा ये भी है, लेकिन इसके पीछे तर्क है। वही तर्क जो आरक्षण के इस्तेमाल होते हैं, वही तर्क जो 3 तलाक का विरोध करने वाले रखते हैं, वही तर्क जो धारा 370 हटाने पर विरोधियों ने दिए थे। ऐसे कई तर्क हैं जो शायद आजादी में इतने साल बाद बेईमानी से लगने लगे हैं। हम 21वीं सदी में जीते हुए आज भी उन तर्कों को देते हैं जिनकी जरूरत आजादी के समय थी। खैर, बहस के दौरान ये तर्क फिर सामने आएंगे, लेकिन आज देश का सवाल क्या, अनुच्छेद 30 को खत्म कर देना चाहिए, जैसे कुछ लोग समानता के अधिकार के खिलाफ बता रहे हैं। क्या उस अनुच्छेद 30 को खत्म कर देना चाहिए जो धार्मिक शिक्षण संस्थानों को विशेषाधिकार देता है? क्या उस अनुच्छेद 30 को खत्म कर देना चाहिए जो मुस्लिमों को मदरसे खोलने और उन्हें चलाने की इजाजत देता है? सवाल बड़ा है और इसके पीछे के तर्क भी, जो चलिए बड़े पैनल के साथ इस मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले देश के सवाल में आपको दिखाते हैं ये हमारी रिपोर्ट। शिक्षा में धर्म का क्या काम, अनुच्छेद 30 पर खड़े हुए सवाल। संविधान में मदरसों के विशेषाधिकार पर बवाल। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक ट्वीट ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। विजयवर्गीय ने संविधान के अनुच्छेद 30 पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अनुच्छेद 30 संवैधानिक समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 को हटाने की बात कहते हुए ट्वीट किया, देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा देने की इजाजत देता है जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है तो आर्टिकल 30 की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया पर अनुच्छेद 30 हटाओ के नाम से एक जबरदस्त मुहिम चल रही है, जिसके समर्थन में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग ट्वीट कर चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशरम हो चुके हैं। इस तरह की बातें इस वक्त कोरोना काल में करना अपने आप में इनकी सोच दर्शाता है। कैलाश विजयवर्गीय क्योंकि वेस्ट बंगाल के इंचार्ज हैं, वहां पे चुनाव होने जा रहा है और चुनाव क्योंकि ये लोग विकास के नाम पे तो जीत नहीं पाते हैं, कोरोना में बुरी तरह हार गए हैं, कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो क्या करेंगे? इसी तरह की बातें करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। सोशल मीडिया वार में लोगों के सवाल हैं कि केवल अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने का हक क्यों? CAA को सांप्रदायिक बताने वाले आर्टिकल 30 पर चुप क्यों? आर्टिकल 14 सभी को समानता का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 30 से विशेषाधिकार क्यों? धर्मनिरपेक्ष देश में आर्टिकल 30 से बहुसंख्यक समुदाय पर अन्याय क्यों? संविधान के अनुच्छेद 30 के मुताबिक किसी भी धर्म या भाषा के अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक समूह द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान के प्रॉपर्टी के अधिग्रहण से जुड़ी राशि निर्धारित करने से संबंधित है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान से किसी विशेष समुदाय, भाषा या धर्म के आधार पर
किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30 को हटाने की मुहिम को अगर देश में कॉमन सिविल कोड को लाने की ओर मोदी सरकार का कदम माना जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से 3 तलाक और धारा 370 को खत्म किया गया, उससे यही लगता है कि ये कदम कॉमन सिविल कोड की ओर ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश का सवाल में हमने कोशिश की कि अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको क्रमवार तरीके से बता दें कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय के मन में क्या था, उन्होंने क्यों ये ट्वीट किया, इसके मायने क्या हैं, आखिर इस ट्वीट की आवाज, इस ट्वीट के एक एक शब्द जिस तरह से आज ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, उसकी संख्या, उसका आंकड़ा 2,75,000 के करीब पहुंच चुका है। इसीलिए इस बात पर अगर बवाल है तो देश का सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में मेरे साथ आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुधांशु मित्तल। जी हां सुधांशु जी, बड़े दिन बाद आप देश का सवाल में शामिल हो रहे हैं। जी हां, हमारे साथ हैदराबाद से इस्लामिक स्कॉलर सैयदुल कादरी साहब। सैयदुल कादरी साहब, हमें उम्मीद है कि आप निष्पक्ष होकर बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा, जिनके विचारों में प्रशांत महासागर दिखाई देता है। उनके विचार और उनकी लाइन जो होती है वो कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। निशांत जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हमारे अपने आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी। जी हां, अपनी बेबाकी से वो अपनी राय रखेंगे कि आखिर बहुसंख्यकों के साथ आर्टिकल यानी अनुच्छेद 30 कैसे अन्याय है। तो सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आपसे, बहुसंख्यकों के साथ 70 साल से भी ज्यादा अन्याय होता रहा अनुच्छेद 30 के जरिए। मैं इस कथन के बारे में जो आप कहा, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। जैसे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे यहाँ अनुच्छेद 30 को लेकर कभी भी ये मांगी करी गई है कि 30 अनुच्छेद को हटाएगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का बयान, वो व्यक्तिगत बयान होगा, उसको सरकार का बयान या उसको पार्टी का बयान उसके हिसाब से ये सोचा जाए कि पार्टी और सरकार इस चीज की पक्षधर है, ये गलत होगा। प्रजातंत्र में हर एक आदमी को अपने विचार रखने की अनुमति है, छूट है। और वैचारिक विषयों पे अगर पाबंदी लग जाए तो मुझे लगता है प्रजातंत्र में इससे बड़ा नुकसान कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी ने अपना विचार रखे हैं, उन्होंने रखे हैं, लेकिन ये किसी पार्टी के विचार नहीं है। और दूसरा, एक और जो चीज महत्वपूर्ण होती है वो ये होती है कि इससे चर्चा हो, पक्ष क्या है, इसका प्रतिपक्ष क्या है, क्या ये अच्छा है क्या नहीं है। हमेशा मुझे लगता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जिसको हम लोग कहते हैं, उस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हमेशा विषयों पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। सुधांशु जी, अगर कोई विषय लोगों के मानस को उद्वेलित करते हैं, उस मानस में कोई असंतोष पैदा करते हैं, तो उस चीज की विषय पे चर्चाएं जरूर होनी चाहिए। सुधांशु जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के विचार नहीं है जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहे हैं, वो पार्टी के महासचिव हैं, और बीजेपी जानी जाती है वो पार्टी जो अनुशासन में रहती है। कोई भी बयान देने से पहले मुझे ऐसा लगता है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे नेता अगर कुछ कहते हैं तो इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। नहीं, देखिए, अगर आपने उनके बयान या उनके ट्वीट को देखा हो तो उन्होंने महामंत्री के रूप में उस बयान को नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं जनता पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत देश में भंग कर दी तो चर्चाएं कैसे होंगी। मुझे लगता है कि कोई भी विषय हो उसमें हर एक को वैचारिक स्वतंत्रता तो हमें देनी पड़ेगी। हम अगर इन वैचारिक स्वतंत्रता पे भी अगर हम लगाम लगाते हैं, सुधांशु जी, हाँ, सुधांशु मैंने जी, कहा कि जो भाजपा, सुधांशु जी, मुझे ऐसा लगता है ये गुड़ खाए गुलगुले से परहेज वाली बात है। पार्टी के नेता हैं लेकिन विचार उनके व्यक्तिगत हैं। हमारे साथ निशांत वर्मा हैं। निशांत जी,
समानता के अधिकार को लेकर ये सबसे बड़ा बहुसंख्यकों के साथ आप ये समझिए कि पिछले 70 सालों से ज्यादा ये धोखा हुआ है, ऐसा आर्टिकल कहता है और ऐसे बीजेपी के नेता कहते हैं। थैंक यू मनीष जी। मेरे ख्याल से ओपनिंग स्टेटमेंट में ही सुधांशु मित्तल जी ने, भाजपा के प्रवक्ता जी ने ये साफ कर दिया है कि जो भी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा ये उनका पर्सनल मामला है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी कैसे जाती है इसका उदाहरण आज आपने देख लिया। दूसरी बात यह है कि ये आपने जो प्रोग्राम आज बनाया था ये बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्कशन के लिए कि आर्टिकल 30 डिस्कस किया जाए, पर मेरे ख्याल से अब कैलाश विजयवर्गीय को डिस्कस करा जाना चाहिए। और मैं इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि 2013 से लेकर 2015 तक एक से ज्यादा अवसर पे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने ये बात अलग अलग मंचों से कही, चाहे वो भारत में कही चाहे वो भारत के बाहर जाके कही, कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और ये उन्होंने उस बात पे कहा जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और उन्होंने ये भी कहा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि हिंदू जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन शैली है। तो अगर हम आर्टिकल 30 को देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम किस धर्म की बात कर रहे हैं, किस बहुसंख्यक की आपने ये बात करी, कौन है वो बहुसंख्यक। अगर सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद के वक्तव्य के हिसाब से अगर हिंदू धर्म है ही नहीं, तो पहले तो भारत में एक नई खोज होनी चाहिए कि बहुसंख्यक मतलब कौन। दूसरी बात मतलब कि अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात को इतना देखिए, निशान जी अभी वीएचपी के नेता और प्रवक्ता विनोद बंसल नहीं जुड़े हैं, हिंदुत्व की परिभाषा तो वो बताएंगे। विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशान जी वो हमारे ठेकेदार थोड़ी ना है। परिभाषा को लेकर विनोद बंसल भी जुड़ चुके हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। वीएचपी कोई हमारा ठेके, कौन है वो बताने वाले, वो थोड़ी ना हमारे ठेकेदार हैं। मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, है ना। अब दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 30 को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से बात उछाली, उन्होंने किसी एक धर्म विशेष को लेकर के टारगेट किया। बेशर्मी यह है कि संविधान के अंदर जो आर्टिकल 30 का उल्लेख है वो धर्म और भाषा के हिसाब से है जी। भारत में कितनी भाषाएं हैं, अगर ये आप कैलाश विजयवर्गीय को पूछेंगे तो सर खुजाते फिरेंगे। तो उन भाषाओं के हिसाब से भी अगर आर्टिकल 30 को रहना चाहिए तो ये कौन होते हैं ऐसा पर्सनल सुझाव देने वाले। निशान जी मैं बहस के दूसरे पड़ाव में आऊंगा। अभी हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, समानता के अधिकार का हनन करता है, अनुच्छेद 30 हटा दिया जाना चाहिए। नहीं, देखिए मनीष जी, हमारा एक मत थोड़ा डिफरेंट है इसमें। विश्व हिंदू परिषद ने अभी 29-30 दिसंबर को पिछले साल ही एक रेजोल्यूशन बाकायदा अपनी केंद्रीय प्रबंध समिति प्रणाली मंडल की बैठक में रखा था, जिसमें हमने कहा था कि आर्टिकल 29-30 के जो राइट्स और प्रिविलेजेस हैं वो न सिर्फ माइनॉरिटी के बल्कि मेजोरिटी यानी एंटायर कंट्री के सभी सिटीजन्स को एक्सटेंड किए जाने चाहिए। देखिए, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कि माइनॉरिटी को ज्यादा राइट दिए हुए हैं बनस्पति मेजोरिटी के। अब दूसरी बात मैं आता हूँ निशान जी की बात पर। निशान जी ने कहा कि हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। संभवतः ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। देखिए, ये जो इन्होंने कहा कि ठेकेदारी हम नहीं करते, ये बेसिकली ये हम किसी को ठेकेदार नहीं मानते। इन्होंने कहा, देखिए, ये ठेकेदारी प्रथा तो इन्होंने शुरू की थी, इनसे ही अंत हो गई। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, हिंदू क्या है, हिंदू धर्म नहीं है ऐसा कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कह सकता। हाँ, हिंदू रिलीजन नहीं है, इसमें बड़ा अंतर है। निशान जी, क्या बात कर रहे हैं, फिर झूठ समझना चाहिए। धर्म और रिलीजन एक ही बात है। अरे भाई, विद्वान आप है सर। अंग्रेजी में रिलीजन है, हिंदी में धर्म है, इसके सिवाय क्या। अब आप बाल की खाल क्या निकालेंगे सर बुढ़वा लिया सर आपने तो। माफ कीजिएगा, अंग्रेजी में नहीं, इतना अध्यात्म मत बांटिए, ये देश को गुमराह मत करिए। हमारा दुर्भाग्य हमारे पास रहने दीजिए। अंग्रेजी में जो रिलीजन होता है, हिंदी में वो धर्म होता है, और इस धर्म की मान्यता ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ना विनोद जी मैं आऊंगा। हमारे साथ सैयदुल कादरी साहब भी है। सैयदुल कादरी साहब, जितना मैं समझता हूं मदरसों का मतलब होता है, यह अरबी में अगर कहा जाए तो पाठशाला, विद्यालय, जहां पर आप धर्म का प्रचार प्रसार उसकी पढ़ाई कराते हैं। अगर उसके लेकर
आपको तमाम रियायतें और तमाम बातें थी, और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर बच्चों को अगर आधुनिक शिक्षा नहीं देंगे तो आप उन्हें क्या करियर और क्या भविष्य दे रहे हैं। तो अगर ये बात सामने आ रही है तो बुरा क्या है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आपने आज की टॉपिक रखी, और ये जो कैलाश जिसने ये बयान दिया, जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, बड़ी अफसोस की बात है। ये बड़ी अहम बात है कि हम सबको हिंदुस्तान में जो एक कानून लाना चाहिए कि जो लोग सियासत में उतरे उनका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बाज़ाब्ता वो एक काबिल लोग होना चाहिए। इसीलिए जो है इस तरह के बयानात आते हैं कि लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जहालत की बातें करते हैं। पहली बात यह है कि आज 70 साल के बावजूद भी आज मुसलमानों का जो तालीमी पसमानदगी है, वो पिछड़ापन है, वो सच्चर कमेटी ने भी दिखाया। आप मदरसों में केवल अगर धर्म का प्रचार प्रसार देंगे, यही तालीम देंगे, सही कादरी साहब, अगर यही तालीम दी जाएगी तो बच्चे कंप्यूटर कैसे जानेंगे? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे में कंप्यूटर होना क्या बुरा है? मदरसों में अगर आधुनिकता की पढ़ाई, आधुनिकता की तालीम नहीं देंगे तो आखिर वो बच्चों का भविष्य क्या होगा? दुनिया में खड़े कैसे होंगे? ये बीजेपी हुकूमत की डोगली पॉलिसी है, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। कादरी साहब, इस पर चर्चा होगी। कादरी साहब, इस पर चर्चा होगी। पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल, जी हां, मदरसे बंद करो, संविधान बदल करो, जारी है। एक छोटे से इंतजार के बाद आपका फिर एक बार देश का सवाल में स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी बना हुआ है। पैनल में बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, इस्लामिक स्कॉलर सैयदुल कादरी, आध्यात्मिक गुरु जी हां पवन सिन्हा जी, हमारे साथ निशांत वर्मा जी हैं, और वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी। पवन जी, इस्लामिक तौर तरीके मदरसों में पढ़ाए जाएं, इससे किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन जब बात समानता की होती है उसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन बात तो बिल्कुल ठीक है, और मैं काफी लंबे समय से हमें ये कहता आया हूं कि ये जो आर्टिकल 29 और 30 है, इसको हमें नहीं मानना, इसको हमें फंडामेंटल राइट्स के दायरे से हटा देना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 to 18 का वायलेशन है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी फ्रीडम ऑलरेडी आर्टिकल 25 में दी गई है। तो जहां तक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पर माइनॉरिटीज का सवाल है, जो अभी तक डिफाइन नहीं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंगली माइनॉरिटीज डिफाइन नहीं है। हमारे यहाँ 19,500 लैंग्वेजेस हैं पूरे देश के अंदर, 22 लैंग्वेज जिसमें अनुच्छेद 8 में ली गई है। तो उसके आधार पर भी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज अभी तक डिफाइन नहीं है, लेकिन बाई एंड लार्ज रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनको इतने सारी सुविधाएं दी हुई, वो गवर्नमेंट से सब कुछ ले सकते हैं, और गवर्नमेंट को उन्हें कुछ देना है इस बारे में बिल्कुल मौन है, गवर्नमेंट से कुछ ले नहीं सकती। यहाँ तक कि रोजाना का हिसाब किताब तो बहुत दूर की बात है, एक सामान्य से अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया भी वो माने गवर्नमेंट से सोच नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से ये क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 14 to 18 का, और इसीलिए इसे स्क्रैप करना चाहिए और इसे हमें फंडामेंटल राइट से हटा देना चाहिए, और आर्टिकल 25 के परव्यू में ही जितनी भी डिफरेंट स्टेट हैं उनके प्रोटेक्शन का काम करना चाहिए। जी पवन जी, मैं आपके पास आऊंगा कि आधुनिकता और इस तरह से आप धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर ही अगर अपनी पीढ़ी को आप ये शिक्षा देते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होगा। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं। विनोद जी, मेरा आपसे सवाल है कि निशांत वर्मा ने आप पर सीधे आरोप लगाए कि हिंदुत्व को लेकर जब बात होती है तो आपके दो चेहरे दिखाई देते हैं। तो मैं चाहूंगा निशांत जी को आप बताएं हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। मेरा आपसे सवाल है कि निशांत वर्मा ने आप पर सीधे आरोप लगाए। मुझे बोला मनीष जी, आपको बोलना है। हाँ मनीष जी, ऐसा है कि देखिए, मुझे लगता है कि आपकी वाद विवाद को बाद में कर लेंगे कभी।
अभी जब डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 29-30, तो उसको एक बार पूरा टू द पॉइंट समझना बहुत जरूरी है मनीष जी। मनीष जी, ये आर्टिकल क्या कहता है? इट इज टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ये बेसिकली आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का इंस्टीट्यूशन चला सकता है, लेकिन आर्टिकल 30 है वो राइट सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को देता है, और वो कहता है कि इट इज द फंड्स, ग्रांट्स और व्हाटएवर फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस ऑल इज बीइंग असाइन्ड टू दी माइनॉरिटी ओनली। और स्टेट फंडिंग जो है वो विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के उनको मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि उनके राइट्स को छीना जाए, हम ये कह रहे हैं 70 साल तक उन्होंने जो राइट एंजॉय किए, क्या रेस्ट ऑफ द कंट्री के सिटीजन्स को वो राइट एंजॉय करने का अधिकार नहीं है? क्या माइनॉरिटी को जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो मेजोरिटी को नहीं मिलने चाहिए क्या? मैं तो कहता हूँ मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कंसेप्ट ही खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मान लो उनको दिया भी है कोई राइट, तो क्या वो मेरे राइट नहीं होने चाहिए क्या? वाई आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द राइट गिवन टू द माइनॉरिटी? एक बात। दूसरी बात ये मनीष जी, ये जो राइट न मिलने के कारण हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सरकार हाथ पे जा रही है और उसके फंड्स को मिसयूज कर रही है, उस पर तमाम तरह के नियंत्रण लगाए जा रहे हैं। और जबकि जो फंड दिए गए विनोद जी, जो फंड दिए गए ऐसे मदरसों को, वो तो सियासी मोहरे के तहत उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते रहे। अगर आप बात करें समाजवादी सरकार की, अगर यूपी में देखें आप, अलग अलग राज्यों में आप देखें, तो ये हमेशा से सियासी फायदे के लिए इनको फंड दिए गए। नहीं, मैं कहता हूँ सियासी फायदे के लिए दिए गए हों, लेकिन वो फंड खर्च क्यों किए गए मनीष जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आखिरकार वो जकात का पैसा, जो सरकारी मदद का पैसा जी, वो जो गैर जो अवैध तरीके से अवैध गतिविधियों में, देशद्रोही गतिविधियों में जो खर्च हो रहा है जी, उसको भी तो रोकना पड़ेगा ना जी। इस पर सैयदुल कादरी से भी बात करेंगे कि जो मदरसे हैं, क्या वहां पर जिहादी सोच का इंजेक्शन दिया जाता है? हम सैयदुल कादरी साहब से भी चर्चा करेंगे। सुधांशु मित्तल जी, एक सवाल सामने आया है, वो ये कि जब एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव की बात होती है, समान नागरिक कायदा की बात होती है, तो ये अल्पसंख्यकों वाली बात इस समय आखिर उठाने की जरूरत आपको लगता है ये जो कैलाश विजयवर्गीय ने उठाई है, इसके पीछे एक सोच है? मनीष जी, मैं आपको एक व्यक्तिगत राय भी देना चाहता हूं और व्यक्तिगत तौर पे कुछ चीजें सामने लाना चाहता हूं। देखिए, जब तर्क होता है, अब इसमें आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन राइट्स है, अच्छा ठीक है, माइनॉरिटी क्या है और माइनॉरिटी। अब प्रश्न ये आता है कि जिस राज्य के अंदर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है, वहां पे क्यों उसको हक मिलना चाहिए? ये किसी धर्म विशेष के लिए तो प्रावधान नहीं है, ये प्रावधान है जो रिलीजियस माइनॉरिटी है। अब अगर जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू जो है रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो ये क्या प्रावधान उसको नहीं मिलना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहाँ पे पंजाब है, पंजाब भी लिया जा सकता है। जी हाँ, आज तक की विडंबना। और देखिए, जितनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनमें से आज तक किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को यह अधिकार नहीं है। अब आपको और आता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इसके बारे में इससे और बता दूं, मैंने 1980 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक दोस्त के माध्यम से दायर एक याचिका की, जिसमें एक कॉलेज का मैंने उदाहरण दिया, जिसकी की सारी फंडिंग 95% ऑफ फंडिंग उस कॉलेज की जो थी वो केंद्र सरकार करती थी। वो कॉलेज जो है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में उस जमाने में 70% पे दाखिला हुआ करता था, ये कॉलेज जो है 45-46% पे दाखिला करता है भ्रष्टाचार के तरीके से। लेकिन उसमें दखलंदाजी नहीं हो सकती थी, क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो प्रावधान में जहां की आप जो है पैसा सरकार का, और अगर उसमें भ्रष्टाचार या दुरुपयोग हो रहा है, तो उसमें क्या किसी सरकार को उस पर चेक लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए जी। और सरकार का अपना एक सिलेबस है, सरकार का अपना एक सिलेबस है सुधांशु जी, सरकार का अपना एक सिलेबस है। और मुझे ऐसा लगता है अगर शिक्षा नीति देश की है, अगर एक देश एक विधान है निशांत वर्मा जी, तो आखिर तकलीफ क्यों होनी चाहिए? अगर बच्चों का भविष्य आधुनिकता को सीखकर सरकार ने एक सिलेबस तय किया, आप ये भी कह सकते हैं
अगर आरएसएस शिशु मंदिर चलाता है तो आरएसएस में वही शिक्षा नीति चलती है जो देश की है। तो आखिर मदरसों में ये शिक्षा नीति इस्लामिक प्रचार प्रसार क्यों? निशान जी। तीन बातें करूंगा कि बड़ा अचंभा होता है कि फंडिंग की बातें आरएसएस और बीजेपी वाले करते हैं। आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, पता नहीं पैसा कहां से आता है, खर्च होता है, आज तक नहीं बताया। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने फंडिंग ही छुपा ली है, सरकार में आने के बाद कानून बदल डाले, किसी को नहीं पता पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, और किसी और के बाथरूम में झांक के पैसे की बात करते। खैर, ज्यादा जरूरी बात यह है साहब कि ज्यादा जरूरी बात मनीष जी ये है कि जहां तक मैंने मदरसों का सुना, मैं एक बात कह लूं प्लीज, कि मदरसों का सुना, बहुत सारे मैं जानता हूं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और यहां तक के आईएएस ऑफिसर क्रैक करके आए हैं जो मदरसों में पढ़ते थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात बता दूं कि यहां बैठ करके और कैलाश विजयवर्गीय की बात को लेके कि किस तरीके से वो एक धर्म विशेष की बात करते हैं। साहब 2018 में स्वामी रामदेव के चलते प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ मिलके एक विराट गुरुकुल सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस देश में चलने वाले सारे के सारे पाठशालाएं, गुरुकुल इत्यादि जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जहां पे उपनिषद से लेके वेद पढ़ाए जाते हैं, उनके लिए नियम कानून बने और बोर्ड तक की मंजूरी दे दी गई थी मोदी सरकार, मोदी 1.0 द्वारा। तो किस बात का आर्टिकल 30 का बात कर रहे हैं? जब खुद ये करने चलते हैं तो रासलीला, कोई और को पकड़ लो तो कैरेक्टर ढीला। ये है आरएसएस की निशान जी, इतने में समझ जाएगा देश। आगे समझाने की जरूरत नहीं। निशान जी, मुझे दो लोगों के नाम खास तौर पे इस समय याद आते हैं और मुझे ऐसा लगता है आपने जो जिक्र किया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम, इनके द्वारा मुसलमानों को हमेशा से आधुनिकता की शिक्षा दी जाए, इसको लेकर इन्होंने पैरवी की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते ही, मुझे ऐसा लगता है, मदरसों के लिए कलमा होना चाहिए। एक लाइन मिलेगी बोलने के लिए? जी आप बोलिए, आपने जो फिर मैं नाम कादिर गिनाए साहब सर के पास आंखों पे, चलूं। लेकिन मैं बता दूं कि हमारी सरजमीन पे, जी आपने जो नाम गिनाए सर आंखों पे, लेकिन मैं बता दूं कि इस सरजमीन पे लिखित रिकॉर्ड के हिसाब से, कभी भी ये मेन स्ट्रीम के पार्ट, मैं बोल लूं, इन्होंने चाहा है कि कभी भी मुझे ये एक लाइन चाहिए। इसलिए इन जैसे लोगों की वजह से आज मुस्लिम समुदाय 70 सुधांशु साल जी, के बाद भी सुधांशु जी, विश्व का शिकार है। सुधांशु जी, इसलिए निशान जी, इन जैसे लोगों ने ही, मतलब मनीष जी, इन जैसे लोगों ने ही, निशान जी जैसे लोगों ने ही मुस्लिम समाज का नुकसान करा है। जी निशान जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, मेरे साथ सैयदुल कादरी। तो मैं आपको बता दूं, आप अपना जवाब थोड़े में दें। जी हाँ, बोल लीजिए आप। एक लाइन चाहिए सिर्फ मुझे। जी बोल लीजिए। बहुत छोटा, कि इस देश में सबसे पहला रॉकेट टीपू सुल्तान ने बनाया था और मेरे ख्याल से वो मुसलमान था। मुसलमानों को कम ना समझा, कतई कम ना समझा जाए, साइंटिफिकली बहुत एडवांस हैं, लेकिन उनको जानबूझ के ये कहना सुधांशु मित्तल जी जैसे लोग कि नहीं मुसलमान निशान जी, हिंदुस्तान अब तो आप मुझे ऐसा लगता है कि मेडिवियल हिस्ट्री में जाकर टीपू सुल्तान की, सोड और टीपू सुल्तान की। अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सैयदुल कादरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा और जो आपने हमारे पैनलिस्टों की बात सुनी है, इस पर आपको जवाब देना ही होगा कि आखिर मदरसों को लेकर बहुसंख्यकों के मन में इस तरह की भावना क्यों पल रही है और अब वो अंजाम तक आ गई कि आखिर आर्टिकल 30 संविधान में बदलाव करो। एक छोटे से ब्रेक के बाद
देश का सवाल में ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। सैयदुल कादरी साहब, सैयदुल कादरी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा आपसे सवाल है, आपने तमाम मेहमानों को सुना, सीधे तौर पर सुधांशु जी की भी बात माने, अगर विनोद बंसल जी की बात समझें तो ऐसा माना जाता है कि मदरसों में जो इंजेक्शन दिया जाता है, जो विचारों का इंजेक्शन दिया जाता है, वो केवल और केवल जिहादी सोच ज्यादा होती है उसमें। अब मनीष जी, मैं बहुत देर से खामोशी से सुन रहा था ये तमाम को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे पूरा वक्त देंगे अपनी बात रखने का। जी हाँ। पहली बात यह है कि हमारे स्कूल में बचपन में ये पढ़ाया जाता था कि अगर 5 लकड़ी एक जगह जमा हो जाए तो उसको एक कट्टा कहते हैं हमारे हैदराबाद में। वो कट्टे को तोड़ा नहीं जा सकता, एक एक लकड़ी तोड़े तो वो तोड़ दिया जाता है। तो ये संघ परिवार की जो पॉलिसी है वो एक एक लकड़ी तोड़ने की पॉलिसी है। पहले मुसलमानों को वो तोड़ना चाहते हैं, फिर उसके बाद में वो दलितों के रिजर्वेशन पे आएंगे, फिर और आदिवासियों पे जाएंगे। इस तरह से इनकी जहनियत आश्कार होती है, हर तरफ सामने आती है। दुनिया भर में मुसलमान अगर कहीं वाहिद है, दुनिया भर में मुसलमान अगर कहीं वाहिद है तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान है। मनीष जी एक बात कहता हूँ आपको। अब आप मुझे पूरा अपनी बात कहने दीजिए। यकीनन विनोद जी, हिंदुस्तान मेरा बहुत प्यारा है, इसीलिए विनोद जी, हमारे मुल्क से उनको बहुत मोहब्बत करते हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से खुशबू आ रही है, तो वो मुल्क है हमारा। और यही वो मुल्क है जहां ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा है, अजमेर शरीफ में। रही बात, दूसरी बात, मुसलमानों की सिर्फ 2 से 3% जो बच्चे हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं, बाकी के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते हैं। विनोद जी, हिंदुओं का धर्मांतर देंगे। विनोद जी आपके पास आऊंगा। कादरी साहब आप अपनी बात पूरी करें तो मैं पवन सिन्हा जी के पास जाऊं। जी, हिंदुस्तान में सिर्फ 3% मुसलमान बच्चे होंगे या 2% होंगे जो मदरसों में पढ़ते हैं, बाकी के मदरसों में नहीं पढ़ते हैं। और जहां तक जो है मदरसों का ताल्लुक है, आपको मालूम होना चाहिए, आंध्र प्रदेश जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था तो वहां के हिंदू एक चीफ मिनिस्टर भी मदरसे जामे निजामिया के पढ़े हुए थे। जी तो हाँ, ये बात गलत है कि वहां पर जिसमें दक्खन का इलाका था, कादरी साहब, दक्खन का इलाका था जो महाराष्ट्र का भी हिस्सा है इस समय, जिस समय परभणी, नांदेड़, बीड़, उस्मानाबाद, आप उस यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। जी हमारे साथ पवन सिन्हा जी हैं। पवन जी, अगर एक ये सोच पैदा हुई है तो सीधे तौर पर बीजेपी पे निशाना है, और निशाना यह है कि अल्पसंख्यकों की राजनीति के खिलाफ बीजेपी का अनुच्छेद 30 आ गया। देखिए, अल्पसंख्यक शब्द जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक्सेप्टेबल नहीं है और मॉरली भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मॉरली इसलिए नहीं है कि हम कुछ अपने भाइयों को एक तरफ तो कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं और दूसरी तरफ कहते हैं उनको अपने ऐसे अलहदा समझते हैं कि उन्हें कहते हैं माइनॉरिटीज हैं। जब वो हमारे जैसे हैं, हमारे भाई हैं, हमारा और उनका खून एक है, मिट्टी एक है, तो फिर हम उन्हें माइनॉरिटी कह के अपने से अलग करना क्यों चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली जो बात है कि हर एक व्यक्ति की फेथ जो है, यानी उसका धार्मिक अंदाज जो है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो आर्टिकल 25 में वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो उसके लिए आर्टिकल 29 और 30 क्यों बनाना? तो आर्टिकल 25 में ही उनके एजुकेशनल राइट्स है। बाकी पूरे देश में जब हम ये बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, मैं 2011 से लगातार इसकी कोशिश कर रहा हूं, तो फिर यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी कैसे होगी? आपको ये पता होना चाहिए, पिछले लगभग 7 सालों में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर मदरसों के डेवलपमेंट में ये गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। ये पूरे मुल्क का पैसा है और पूरे मुल्क के बच्चों पर इसका अख्तियार है। तो ये सब लोगों पर बराबर मदरसा फंड तो जिससे कि जवाबदेही भी सबकी बराबर कम किया है, तो आपस में प्रेम जब होगा। जब आप खुद कह रहे हैं कादरी साहब की 2 से 3% 2 से 3% बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको फंड्स की चिंता क्यों है कादरी साहब?
हमारे पास फंड्स और आपने दूसरी चीज है, मॉडर्नाइजेशन के 15-16 लिए से मोदी गवर्नमेंट ने मदरसा फंड को कम कर दिया। इनकी दोगली पॉलिसी है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। लेकिन हाथ में कंप्यूटर देने की भी बात की है, हाथ में कंप्यूटर देने की भी बात की है। मैं तो ये कह रहा हूं साहब, देखिए मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सीधे से बात ये कह रहा हूं, मैं तो उतना भी फंड ये चाहता हूं कि रिलीजियस अंदाज पे ना दिया जाए। सुधांशु जी, आप अपनी बात रखें, निशान जी आ रहा हूं। सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, कादरी, आप जब संघ का नाम लेके जहर घोलते हैं तो मुझे लगता है आप पूरे समाज के लिए जो है नफरत के बीज बोल रहे हैं। इसमें संघ कहां से आ गया? जी जी, संघ ने कहा है कि आर्टिकल 30 नहीं होना चाहिए। आप कम से कम सुधांशु जी, निशांत वर्मा लास्ट कमेंट, निशांत वर्मा लास्ट कमेंट। देखिए साहब, मैं बहुत सिंपल कहना चाहता हूं कि जिस आदमी ने ये कहा कि दिया ना जलाने से कोरोना बढ़ गया, उस आदमी की ये बेकार की बातें लेकर के बैठना और उस पे इतना बड़ा निशान जी, बनाना, हम सब निशान भाई जी, है। निशान जी वो एक आदमी नहीं है, निशान जी वो एक आदमी नहीं है, वो उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो उस पार्टी के महासचिव है जिनकी देश में सरकार है। अब मुझे बहस खत्म करनी है। जी हाँ, जैसा आपने तमाम मेहमानों को सुना, सबके अपने अपने तर्क थे जो मैंने बहस की शुरुआत के पहले आपसे कहा था। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर ये एक देश, एक विधान और अगर देश में एकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरा ईमान, यही मेरी कलमा और यही मेरी अजान। देश का सवाल में आज बस इतना ही। दिन भर के खबरों के सिलसिले को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी राजीव शर्मा एक छोटे से ब्रेक के बाद।